वेलकम टू जीडीसी। सो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस किया कि एसिड बेस क्या होते हैं, बफर्स क्या होते हैं, उनका एक जनरल ओवरव्यू देखा था उस समय बफर के बारे में, और एसिड बेस से रिलेटेड जितनी थ्योरीज हैं और वो सारे एसिड बेस के जो प्रिपरेशंस हैं जो फार्मास्यूटिकल्स में यूज किए जाते हैं उन सभी के बारे में डिस्कस किया था। अब उसका लास्ट टॉपिक जो बचता है, बफर बचता है, उन बफर से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उनको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और आई होप ये वीडियो भी आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंस रखता है जितना कि एसिड और बेस के थे, और आप उतने ही इंटरेस्ट के साथ ये वीडियो को भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये टॉपिक। छोटा सा टॉपिक है, बहुत बड़ा नहीं है जितना एसिड बेसिस थे, लेकिन इंपॉर्टेंट है ये भी। तो स्टार्ट करते हैं बफर्स के बारे में। ये बफर क्या होते हैं? देखिए, बफर्स क्या होते हैं? बफर ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं, बफर्स ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिनका पीएच में कोई चेंज नहीं आता है जब आप उसमें कोई एसिड या बेस ऐड करते हैं। कैसे? मतलब आपने कोई बफर सॉल्यूशन बनाया, उसमें आपने अलग से कोई एसिड डाला, तो उसकी पीएच क्या होनी चाहिए थी? एसिडिटी की तरफ बढ़नी चाहिए थी। मतलब उसकी पीएच लेवल अगर 6 था और आपने एसिड डाला तो हो सकता है वो 5.5 या फिर 5 तक पहुंच जानी चाहिए। एसिड के प्रिपरेशन में कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। लेकिन ये ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिनमें आप अगर कोई एसिड ऐड कर रहे हो तो उसका पीएच लेवल घटता नहीं है, मतलब और एसिडिक की लेवल उसका बढ़ता नहीं, एसिडिटी लेवल बढ़ता नहीं है, बल्कि सेम या फिर कांस्टेंट रहता है अप टू सम एक्सटेंट। कुछ समय, कुछ एक कंसंट्रेशन लेवल होगा जब तक कि उसका पीएच में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर आप जितना, लेट्स से आपने 1 लीटर आपने एसिड डाल दिया है, हो सकता है कोई चेंज नहीं आया है। आपने 1.5 लीटर जैसे ही एसिड डाला तो हो सकता है पीएच में चेंज आपको दिख जाए। तो ऐसा नहीं कि एकदम कांस्टेंट रहेंगे, कुछ एक्सटेंट के लिए, एक सर्टेन अमाउंट के लिए वो क्या होंगे? कांस्टेंट हो जाएंगे और उनमें पीएच में कोई चेंज नहीं दिखेगा। तो क्या होते हैं बफर्स? आप डेफिनेशन से समझिए। बफर्स आर द कंपाउंड और मिक्सचर of compounds that by their presence in the solution resist changes in the pH upon addition of small quantities of acid or alkali। एसिड या फिर आप alkali बेस कुछ भी डालते हैं तो उसमें कुछ भी pH में चेंज नहीं होता है। कितने तरह के बफर्स हो सकते हैं? बफर्स 2 तरह के होते हैं। क्या क्या होंगे? एक होगा एसिडिक बफर, एक होगा बेसिक बफर। एक होगा एसिडिक बफर और एक होगा बेसिक बफर। एसिडिक बफर क्या होते हैं? An acidic buffer is a combination of weak acid and its salt with a strong base। सॉल्ट जो होगा, उसमें जो सॉल्ट बना होगा, उसमें जो एसिड का कंपाउंड आया होगा, जो एसिड का पार्ट है वो किसी स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस का होगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने एसिटिक एसिड लिया। एसिटिक एसिड वीक एसिड है। एसिटिक एसिड का जो सॉल्ट बनाएंगे आप तो उसमें कोई स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बनाएंगे, जैसे NaOH। NaOH में काफी स्ट्रॉन्ग बेस है, बेस में आपका NaOH काफी ज्यादा ऊपर आता है, तो आप एसिटिक एसिड का NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या सॉल्ट बनेगा? तो वो सॉल्ट जो होगा वो क्या है? उसमें जो बेस का आया है कंपाउंड, वो किससे आया है? किसी स्ट्रॉन्ग बेस से आया हुआ है, स्ट्रॉन्ग बेस का पार्ट आके ऐड हुआ है। तो वही चीज है, देखिए CH3 एसिटिक एसिड और उसमें क्या आया? NaOH। ये Na कहां से है? जो एसिड के साथ जो सॉल्ट बना है, इसी का जो सॉल्ट बना, इसमें जो Na है वो कहां से है? किसी स्ट्रॉन्ग बेस से है। तो वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट, और उस सॉल्ट में जो बेस का कंपाउंड आया वो क्या? किसी स्ट्रॉन्ग बेस से आया है। नेक्स्ट कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड था, उसमें जो सॉल्ट का कंपाउंड आया वो कहां से आया? किसी स्ट्रॉन्ग बेस से आया। ये क्या है? वीक एसिड है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे आपका है? ये देखिए फॉस्फोरिक एसिड है, यहाँ पे फॉर्मिक एसिड है, और यहाँ पे क्या? फॉर्मिक एसिड का ही यहाँ पे बना, ये शायद थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे क्या आएगा? H आएगा, यहाँ पे सिर्फ HCOONA। तो ये हो गया आपका फॉर्मिक एसिड के साथ का फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट। तो क्या है? ये एसिडिक बफर है, इसमें जो एसिड है और एसिड का सॉल्ट है। नेक्स्ट होता है बेसिक बफर। इनमें क्या होता है? इनमें बेस होंगे। ये क्या है? बेसिक बफर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग एसिड। जो बेस सॉल्ट होगा, सॉल्ट में जो बनेगा वो कहां? किसी स्ट्रॉन्ग एसिड का पार्ट आकर के उस आपके वीक बेस के साथ अट्रैक्ट करना चाहिए। जैसे आप वीक बेस की अगर बात करें तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड काफी वीक बेस है, लेकिन इसमें जो सॉल्ट बनेगा वो किससे आ रहा है? Cl, HCl हो सकता है। HCl एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो जो बेस है उसके साथ में जो सॉल्ट बन रहा है उसका
वो क्या है, किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ आ रहा है। नेक्स्ट NH3 एंड NH4Cl, क्या है, अमोनिया, एक बहुत ही वीक बेस है, उसके साथ जो सॉल्ट बन रहा है वो क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड का पार्ट आकर के उसके साथ अटैक कर रहा है। ऐसा ही ये थे, क्या है, ये बेसिक बफर्स हैं, इसमें बेस हैं, इनमें बेसिक बफर्स हैं, इनमें भी पीएच में कोई चेंज नहीं होगा अप टू सम एक्सटेंट जब आप इसमें आप कोई एसिड या फिर बेस ऐड कर रहे होंगे। क्यों नहीं पड़ेगा उसके बारे में हम देखते हैं। बफर एक्शन, ये एक्शन कैसे शो होता है, ऐसा क्या होता है जो कि पीएच में चेंजेस नहीं आते हैं, उनकी बात क्या अगर, तो बफर एक्शन इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ द बफर सॉल्यूशन टू रेजिस्ट द चेंज इन पीएच। वो पीएच में चेंज को जो मना करे, रेजिस्ट मना कर दे कि नहीं पीएच नहीं चेंज करनी है, वही क्या है, उसी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, बफर एक्शन। क्यों बोलते हैं, क्योंकि पीएच में चेंज नहीं लाने दे रहा है वो, तो बफर एक्शन मतलब ये एक्शन कर रहा है। बफर क्या एक्शन शो कर रहा है, वही होता है क्या, बफर एक्शन। इसका मैकेनिज्म अगर देखें तो काफी इंटरेस्टिंग है इसका मैकेनिज्म ऑफ बफर एक्शन फॉर एसिडिक बफर। एसिडिक बफर के लिए जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो क्या है, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये रहा CH3 है, सॉरी CH3COOH है और CH3CONA, ये हो गया एसिटिक एसिड और एसिटिक का क्या है, सॉल्ट है। दिस सॉल्यूशन कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ सोडियम आयंस, इसमें सोडियम आयंस भी हैं, एंड एसिटेट आयंस, क्या है, एसिटेट आयंस भी हैं, सोडियम है और क्या है, एसिटेट आयंस भी हैं, ये माइनस है, बट स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस, इसमें हाइड्रोजन आयंस क्या है, काफी लिमिट में है, कम है। तो जब आप इसमें एसिड ऐड करेंगे, जब इस सॉल्यूशन में आप क्या एसिड ऐड करेंगे तो क्या होगा, जो ये एसिटेट आयन है, इसके साथ वो एसिड को जो आपने ऐड किया उसका H आया हाइड्रोजन, क्योंकि एसिड से क्या होता है, वो डिसोसिएट होकर के हाइड्रोजन प्रोटॉन्स देगा ही देगा, तो क्या हुआ, उसका प्रोटॉन आकर के कर लेगा और फिर से क्या बन जाएगा, ये वही बन जाएगा फिर से एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड पहले से भी था, फिर से एसिटिक एसिड ही बन जा रहा है, तो क्या उसके पीएच में कोई चेंज आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि वही एसिड है और एक एसिड का पीएच सेम ही तो होता है। सेम कंसेंट्रेशन का अगर वो एसिड है तो उसका कंसेंट्रेशन चेंज थोड़े आएगा, वो तो सेम ही रहेगा ना। तो ये हो गया। अब अगर उसमें आप बेस ऐड कर रहे हैं तो उसमें फिर से वही चीजें हैं, क्या क्या, वो पहले से ही आयनाइज फॉर्म में रहता ही है, आयनाइज फॉर्म में है, तो क्या हुआ, वो जो आपका बेस का OH आएगा, जो OH आ रहा होगा वो ऑलरेडी यहाँ पे H है, ऑलरेडी जो एसिटिक एसिड है उसका हाइड्रोजन तो है ही, प्रोटॉन तो ही है, वो आयनाइज होगा, डिसोसिएट होगा, प्रोटॉन निकलेगा, वो प्रोटॉन OH के साथ बाइंड करेगा, उस जो OH निकला बेस का आपके, वो बेस के साथ OH के साथ इसका प्रोटॉन बाइंड किया और क्या बना लेगा, वाटर बना लेगा, न्यूट्रलाइज कर दिया उसको, उसका एक्शन सो ही नहीं हो बल्कि वो वाटर बन गया। वाटर बन गया, कोई चेंज आया क्या, पीएच में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि कहा वो बेसिक करने आया था, एल्कलाइन करने आया था, लेकिन यहाँ पे वो क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया खुद ही एसिटिक एसिड के कारण, आयनाइजेशन, एसिटिक एसिड के आयनाइजेशन के कारण क्या था, प्रोटॉन निकला, उसने OH को क्या कर दिया, वाटर बना दिया, वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दिया। कोई चेंज आया क्या पीएच में, नहीं आया, कोई चेंज पीएच में नहीं आया। तो ये है क्या, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है किसी एसिडिक बफर का, जब आप उसमें कोई एसिड या फिर एल्कली ऐड करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अगर किसी बेसिक बफर की, बेसिक बफर का जो आपका बेसिक बफर है उसमें जब आप कोई एसिड या फिर कोई बेस ऐड करते हैं तो उसमें पीएच में चेंज क्यों नहीं आता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ये रहा आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसमें जब आपने एसिड ऐड किया तो क्या किया इसने, इसकी क्या होनी चाहिए थी, एसिडिक लेवल बढ़ना चाहिए था, एल्कलाइन इसका कम होना चाहिए था, एसिडिटी की तरफ इसको बढ़ना चाहिए था, लेकिन इसने क्या किया, इसने आयनाइज कर लिया अपने आप को और क्या किया, OH निकला, ये H के साथ बाइंड किया और क्या बना लिया, वाटर बना लिया। वाटर बनाते ही क्या हुआ, वो फिर से क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। ये अमोनियम आयन के फॉर्म में, क्योंकि आयनाइज फॉर्म में तो रहता है, ये जरूरी थोड़ा, ये NH4 आपका है, जो NH4 अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ये NH4OH का ही जैसा नहीं प्रेजेंट होता है ना उस पर, ये तो ऑलरेडी आयनाइज फॉर्म में ही होता है उसमें, उस सॉल्यूशन में ही। जरूरी नहीं है कि जितने मॉलिक्यूल्स आपके हैं, जितने भी ये NH4OH हैं, वो सारे NH4OH के फॉर्म में हों, क्योंकि ये क्या होंगे, आयनाइज ऑलरेडी वहां उस सॉल्यूशन में NH4
प्लस और OH माइनस आयन के फॉर्म में प्रेजेंट है, डिसोसिएटेड फॉर्म में, आयनाइज्ड फॉर्म में है, ये अलग अलग प्रेजेंट है। तो जैसे ही आपने क्या H प्लस प्रोटॉन आएगा एसिड का, वो प्रोटॉन इसके साथ बाइंड कर जाएगा, वो प्रोटॉन जब इसके साथ बाइंड करेगा तो बना लेंगे H2O, वाटर बन गया। एल्कलाइन मीडियम वैसे का वैसा ही रहा, कोई एसिड के एडिशन से कोई भी पीएच में फर्क नहीं पड़ा। नेक्स्ट, बेस के ऐड करने पे उसमें कोई चेंज क्यों नहीं आता है? हम जब बेस ऐड करते हैं तो उसमें चेंज क्यों नहीं आता है? क्यों? अच्छा, एसिड में क्यों नहीं आया? देखिए अभी डेफिनेशन समझ लीजिए। व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज एडेड, हाइड्रोजन प्रोटॉन आयंस फ्रॉम इट आर न्यूट्रलाइज्ड बाय NH4OH, हेंस नो चेंज इन इट्स पीएच वैल्यू। वही जो हुआ अभी हमने देखा। नेक्स्ट क्या है? व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस एडेड, जब बेस ऐड होगा तो हाइड्रोक्साइड आयन निकलेगा उसमें से, फ्रॉम इट आर न्यूट्रलाइज्ड बाय NH4OH। ये जो फ्री और जो NH4OH, देखिए NH4 मैंने बताया NH4OH है, ये कैसे कैसे प्रेजेंट है? NH4 प्लस और OH माइनस, ये ऑलरेडी ऐसे फॉर्म में सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। कुछ ऐसे प्रेजेंट है और कुछ जो है वो क्या प्रेजेंट है? वो NH4OH भी प्रेजेंट है, एक साथ कंबाइंड फॉर्म में भी प्रेजेंट है। कुछ ऐसे भी है, कुछ ऐसे हैं। तो जो ये ऐसे वाले हैं, इनके साथ जो आपका जब आपने बेस ऐड किया तो उसमें क्या हाइड्रोक्साइड आयन निकलेगा? वो हाइड्रोक्साइड आयन इसके साथ मिल करके फिर से क्या बना लेगा? फिर से आ जाएगा अपने अमोनियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म में। पीएच में कोई भी चेंज नहीं पड़ा, पीएच में कोई भी चेंज नहीं आया। सेम वही देख लीजिए, यहां पर रिएक्शन भी लिखी गई है। NH4 प्लस था जो, उसके साथ OH माइनस आया, बेस का आया, ये अटैक करके फिर से क्या बन गया? वही चीज बन गई। वही चीज बनने पे पीएच में कोई चेंज नहीं आएगा। यही है बफर्स, और इसीलिए हमको इनकी जरूरत पड़ती है। वो क्यों पड़ती है हम आगे वो भी देखेंगे, लेकिन बफर्स यही हैं। इन पीएच में कोई अपने चेंज नहीं लाते हैं। हाँ, ये डिपेंड कर सकता है कि वो कितनी देर तक नहीं लाते हैं, मतलब कितनी देर तक वो एसिड को अपने अंदर आयनाइज फॉर्म में जो है, जितने आयनाइज होंगे उतने ही वो बंदों को एक्सेप्ट कर पाएंगे। जैसे ही आयनाइजेशन खत्म हो गया उनका, उनमें कोई आयनाइज फॉर्म में नहीं होगा, तब वो एसिड, अगर एसिड ऐड कर रहे हैं तो उसका एसिडिक लेवल बढ़ेगा, अगर आप बेस ऐड कर रहे हैं तो क्या बेसिक लेवल उसका बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो जब तक ये आयनाइज फॉर्म में जितने प्रेजेंट हैं उस सॉल्यूशन में, तब तक ये अपना क्या करेंगे? पीएच में चेंज नहीं लाने देंगे। नेक्स्ट, अगर बात करते हैं बफर कैपेसिटी। बफर कैपेसिटी क्या होती है? तो बफर कैपेसिटी जैसा अभी अभी जस्ट मैंने बोला, बफर कैपेसिटी क्या है? बफर कैपेसिटी इज डिफाइंड एज द मोल्स ऑफ एन एसिड और बेस रिक्वायर्ड टू चेंज द पीएच ऑफ 1 लीटर बफर सॉल्यूशन बाय अ यूनिट। 1 लीटर आपके पास बफर सॉल्यूशन है, उसमें आप एसिड ऐड कर रहे हैं तो उसमें पीएच में चेंज नहीं आ रहा है। लेकिन वो पीएच में चेंज कब तक नहीं आ रहा है? कितने मोल्स आपने ऐड कर दिए एसिड के, जब तक पीएच में चेंज नहीं आया, और जैसे ही पीएच में चेंज आना शुरू हो गया, मींस उतनी ही उसकी बफर कैपेसिटी थी, उस बफर की उतनी ही बफर कैपेसिटी थी। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपका जो ये एसिटिक एसिड वाला आपका बफर था, मैं ऐसे दे दो एसिटिक एसिड बफर, लेट्स से एग्जांपल के तौर पे, अब इसमें आपने एसिड ऐड किया, HCl ऐड कर रहे हैं लेट्स से फॉर एग्जांपल, तो आप 1 मोल HCl ऐड किए, कोई चेंज नहीं आया। 2 मोल HCl ऐड किए, कोई चेंज नहीं आया। 5 मोल HCl ऐड किए, कोई चेंज नहीं आया। जैसे ही आपने 6 मोल HCl ऐड किया, पीएच में हमको चेंज दिखा। पहले पीएच इसकी जो थी 6 थी, वो अभी क्या हो गई? 5.9 हो गई। तो क्या पीएच में चेंज आया? पीएच में चेंज आ गया। लेकिन अभी जब हमने इसको 10 किया, 10 मोल HCl किया, तो अब इसकी जो पहले पीएच क्या थी? 6 थी, अभी उसकी पीएच क्या हो गई? 5 हो गई। अगर 1 यूनिट का चेंज आ चुका है, ये इसकी क्या है? बफर कैपेसिटी। तो वो नंबर ऑफ मोल्स, कितने नंबर ऑफ मोल्स रिक्वायर हुए, कितने नंबर ऑफ मोल्स लग गए उसको, उसकी जो पीएच थी उसको 1 यूनिट में चेंज लाने के लिए। 1 यूनिट जैसे ही चेंज आया, वही क्या है? जितने नंबर ऑफ मोल लगे वही क्या है? उसकी बफर कैपेसिटी। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी एसिड और एल्कली रिक्वायर्ड बाय अ बफर टू मेक अ पीएच चेंज इन इट्स वैल्यू बाय 1 यूनिट। 1 यूनिट पीएच में चेंज जहां आ गया, वही क्या है? उसकी बफर कैपेसिटी है। नेक्स्ट क्या है लिखा? बफर कैपेसिटी इज द मेजर ऑफ बफर एक्शन
बफर एक्शन को मेजर, बफर एक्शन क्या था, पीएच में चेंज जब तक नहीं आ रहा, तो जैसे पीएच में चेंज आया वही क्या है, बफर एक्शन था, उसकी बफर एक्शन का मेजरमेंट। पीएच में चेंज आया मतलब बफर एक्शन का मेजरमेंट ही क्या है, बफर कैपेसिटी। नेक्स्ट, हायर द बफर कैपेसिटी, जितनी ज्यादा बफर कैपेसिटी मतलब उतने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड या बेस रिक्वायर होगा। जितनी ज्यादा है बफर कैपेसिटी, लेट से अगर 10 है तो मतलब 10 मोल्स HCl के लग गए, 12 या 15 है, 15 है तो 15 मोल्स ऑफ HCl। अगर उसकी बफर कैपेसिटी 15 है, इसका मतलब उसमें 15 मोल्स ऑफ HCl लग गए हैं उसकी बफर को क्या, पीएच लेवल जो है उसका 1 यूनिट इंक्रीज या डिक्रीज करने में। तो वही क्या है, बफर के। तो बफर कैपेसिटी जितनी ज्यादा होगी उसमें उस बफर का क्या होगा, पीएच में अपना रेजिस्ट चेंज करने का उतनी टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी, हाई होगी। तो क्या है, हायर द बफर कैपेसिटी मोर इफेक्टिव कंट्रोल ऑन चेंजेस इन पीएच। जितनी ज्यादा बफर कैपेसिटी, पीएच को चेंज करने के लिए पीएच में इफेक्टिवनेस उतनी ही ज्यादा होगी उसकी। नेक्स्ट क्या है, बफर कैपेसिटी इज ए यूनिटलेस नंबर। भाई नंबर ऑफ मोल्स थे तो सिर्फ नंबर ही तो है वहां पे, कितने नंबर, 15 लग गए, 10 लग गए, 20 लग गए, तो सिर्फ नंबर ही है ना, इस यूनिट तो कोई है नहीं। तो क्या है, बफर कैपेसिटी इज ए यूनिटलेस नंबर, इट्स जस्ट अ नंबर, इट डजंट हैव एनी यूनिट। नेक्स्ट क्या है, बफर कैपेसिटी इज ऑल्सो कॉल्ड एज बफर एफिशिएंसी और बफर इंडेक्स और बफर वैल्यू। बफर कैपेसिटी के अदर क्या क्या नाम हो सकते हैं, बफर एफिशिएंसी, क्या है ये लिखा हुआ है, बफर एफिशिएंसी, या फिर बफर इंडेक्स, क्या है, बफर इंडेक्स। नेक्स्ट क्या है, बफर वैल्यू। इसके 3 और नाम हो सकते हैं, इन नामों से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि बफर वैल्यू क्या है, या फिर बफर इंडेक्स क्या है, बफर एफिशिएंसी क्या है। तो ये भी सेम है, बफर कैपेसिटी के ही अदर नेम्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं अब है कि वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट बफर्स हैं जो कि यूज किए जाते हैं हमारे ऑफिशियल बफर्स, एज अ ऑफिशियल बफर्स। तो सबसे पहला आता है क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बफर। ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक नाम ही से आ रहा है, HCl का बफर है। तो इसमें क्या होगा, 50 ml, इसका प्रिपरेशन देखिए क्या है, 50 ml ऑफ 0.2 मोलर मोलैरिटी। ये क्या है, कैपिटल M मतलब मोलैरिटी। मोलैरिटी का पहले फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन था, उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं उस सॉल्यूट के, उस सॉल्यूशन में जो 1 लीटर सॉल्यूशन था। तो उसे क्या कहते हैं, मोलैरिटी हम कहते हैं। उसको कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल M से। तो ये जो KCl है, ये क्या है, KCl क्या है, ये एक बेस सॉल्ट है, ये किसका, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, और HCl का सॉल्ट है। तो क्या है ये, 0.2 मोलर मींस 1 लीटर के सॉल्यूशन में हम क्या डिफाइन किया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 लीटर के सॉल्यूशन में। तो यहां ये जो KCl है, ये कितने ग्राम होगा उस सॉल्यूशन में, 1 लीटर, एक अगर इसका 0.2 मोलर है मतलब 20 होगा 1000 में। हाँ, कितने, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स हैं, 20 मोल्स में प्रेजेंट है। तो और क्या है, मतलब 20 KCl प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में। वो जो सॉल्यूशन होगा उस 1 लीटर के सॉल्यूशन में 20 मोल्स ऑफ KCl प्रेजेंट है। उसके बाद हमने क्या किया, 50 ml हमने ले लिया, ये क्या लिया, 50 ml 0.2 मोलर KCl ले लिया, और उसमें हमने सफिशिएंट अमाउंट में ऐड किया क्या, 0.2 नॉर्मेलिटी, कैपिटल N नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, बस रिकॉल के लिए मैं आपको बता रहा हूं ताकि आप रिकॉल करो इन चीजों को, भूलो नहीं ये, क्योंकि कई जगह इनका एप्लीकेशन आपको देखने को मिलता है। तो नॉर्मेलिटी, कैपिटल N का फॉर्मूला, इसका क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। जो सॉल्यूट आपके पास है उसका ग्राम इक्विवेलेंट अलग ही एक मेजरमेंट का तरीका है, इक्विवेलेंट मास और मॉलिक्यूलर मास से ये मेजर किया जाता है। तो क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में 1 लीटर, एक मिनट,
1 लीटर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, जो भी प्रेजेंट है। तो क्या है 0.2 नॉर्मेलिटी HCl, नॉर्मल HCl, एंड देन मेड फाइनल वॉल्यूम अप टू 200 ml बाय एडिंग वाटर। उसके बाद हम क्या किए, वाटर को ऐड किए। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, 50 ml ले लिया KCl को, और सफिशियंट अमाउंट कुछ भी एक छोटा सा अमाउंट HCl ले लिया। उसके बाद उस हम जो भी है मेजरमेंट किया, तो लेट से अगर इसको 50 लिए थे, इसको लेट से फॉर एग्जांपल 5 ml लिए थे, तो कितना हो गया 50 प्लस 5, उसमें कितना 55 ml था। नेक्स्ट हमको वाटर ऐड करना है अप टू 200, तो 55 माइनस 200 कितना आया आपका 145 ml आप इसमें वाटर ऐड कर दीजिए। तो जो बाद में आपको सॉल्यूशन बना वो कितना बना, 200 ml का सॉल्यूशन बन जाएगा। नेक्स्ट एल्कलाइन बोरेट बफर, ये कौन सा बफर है, अच्छा इसकी पीएच क्या होगी 1.2 टू 2.2 के, इसका ये रेंज होगा, पीएच का जो रेंज होगा। नेक्स्ट क्या आया एल्कलाइन बोरेट बफर, इसमें हमने क्या किया 50 ml बोरिक एसिड और पोटेशियम क्लोराइड को लिया, और उसमें क्या किया ऐड किया हमने NaOH को, 0.2 नॉर्मेलिटी वाला NaOH को ऐड किया, और उसके बाद उसका वॉल्यूम कितना 200 ml बना दिया, एडिंग वाटर ऐड करके उसको 200 ml का बना लिया। तो ये क्या बना हमारा एल्कलाइन बोरेट बफर बना। नेक्स्ट क्या आता है फॉस्फेट बफर। अभी क्या है फॉस्फेट बफर, इसकी क्या पीएच होती है, इसकी पीएच होती है 5.8 टू 8, एसिडिक टू बेसिक, इसकी पीएच रेंज होती है। इसमें क्या किया हमने 50 ml पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट को लिया, 50 ml पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट को लिया। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, डाइहाइड्रोजन है KH2PO4, ये क्या है आपका पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट है। उसके बाद हमने क्या किया इसमें HCl ऐड कर दिया, HCl ऐड किया। उसके बाद हमने क्या किया फाइनल वॉल्यूम इसमें भी हमने 200 ml की बना लिया वाटर ऐड करके। तो ये क्या बना हमारा, ये बना फॉस्फेट बफर बना। इसकी पीएच रेंज क्या है 5.8 टू 8 है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है न्यूट्रलाइज्ड फॉस्फेट बफर। ये क्या है न्यूट्रलाइज्ड फॉस्फेट बफर, इसकी पीएच रेंज क्या होगी, इसकी होगी 4.2 से 5.8, मतलब ये एसिडिक वाला है, एसिडिक बफर है। इसमें क्या किया हमने 50 ml पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट ले लिया है। अच्छा थैलेट क्या होता है, थैलेट होता है एक बेंजीन रिंग में जब एडजेसेंट कार्बन्स पे 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगे हों। ये क्या है आपका, ये है आपका थैलिक एसिड है, ये है आपका थैलिक एसिड है। तो यहां क्या बोला है 50 ml पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट, पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट मतलब एक कोई हाइड्रोजन इसका, यहां OH है, यहां जो O था ये O रह गया, H हट के यहां क्या आ गया पोटेशियम K आ गया। तो पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट 50 ml पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट में हमने क्या किया 0.2 NaOH को ऐड किया। उसके बाद उसका वॉल्यूम 200 ml कर दिया, उसका वॉल्यूम मेकअप कर दिया 200 ml तक। तो ये क्या बना न्यूट्रलाइज्ड फॉस्फेट बफर। ये क्या एसिडिक नेचर का होगा, एसिडिक बफर था ये। नेक्स्ट क्या आया अब एसिड थैलेट बफर आया। अब इसकी रेंज क्या है पीएच की 2.2 से 4 तक की है, ये भी एसिडिक बफर है। इसमें क्या किया हमने 50 ml ले लिया हमने पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट को, 50 ml पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट को ले लिया। उसके बाद हमने क्या किया इसमें HCl ऐड किया, इसमें क्या किया HCl को ऐड कर दिया, और उसके बाद फाइनल वॉल्यूम को मेकअप किया 200 ml बाय एडिंग वाटर से वही। उसके बाद हमने उसका वॉल्यूम मेकअप किया 200 ml के आसपास। तो ये क्या था बना हमारा एसिड थैलेट बफर। तो ये कुछ बफर के प्रिपरेशंस हैं जो कि क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए गए थे। अब देखते हैं कि वो कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन वाले क्वेश्चंस हैं जो कि इस चैप्टर में आते ही रहते हैं और देखे गए हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है वो क्या है व्हाट आर वो डिफाइन बफर्स। ये बफर क्या होते हैं, इन बफर्स को एक्सप्लेन कीजिए विद देयर टाइप्स विद सुटेबल एग्जांपल्स। तो हमने अभी देखा कि ये बफर क्या है और उनके एग्जांपल्स भी हमने देखे, एसिडिक बफर और बेसिक बफर, उन क्या क्या प्रिपरेशन अभी बफर की देखी जस्ट। नेक्स्ट क्या है एक्सप्लेन हाउ द पीएच इज मेंटेन्ड इन अ बफर सॉल्यूशन विद एग्जांपल।
तो आप मैकेनिज्म जो दो देखे आपने, दोनों एसिडिक बफर और बेसिक बफर्स के लिए दोनों के प्रिपरेशन आपने देखी मैकेनिज्म वाली, उनको भी आप यहाँ पे क्या करेंगे, डिफाइन कर देंगे। नेक्स्ट क्या है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन बफर कैपेसिटी। बफर कैपेसिटी आपने देखी क्या होती है, जब तक उसके पीएच में चेंज नहीं आ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स जो भी लग रहे हैं उसको पीएच में चेंज लाने के लिए 1 यूनिट से, तो वो आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या आ रहा है, शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग बफर्स। पहला क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बफर। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बफर क्या है, एल्कलाइन बोरेट बफर क्या है, फॉस्फेट बफर क्या है, न्यूट्रलाइज फॉस्फेट बफर क्या है, और एसिड थैलेट बफर क्या है। इन सभी के बारे में जस्ट अभी हमने देखा है। तो ये वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो और क्या आपने इस चैप्टर से देखा, जो भी आपने पढ़ा वो सब कहाँ है, कैसे क्वेश्चंस उससे बन सकते हैं, उन सभी के बारे में हमने डिस्कस किया। तो ये वीडियो था बफर्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत जल्द कुछ नया टॉपिक लाने वाले हैं जो कि नया होगा आपके लिए भी। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। और हाँ, इस वीडियो को जो भी आपको कमेंट हो कुछ करने के लिए वो प्लीज करिए और हमको भी बताइए, मोटिवेशन आएगा थोड़ा, कैसा लगा आपको। सो थैंक यू। एसिड बेस बफर आपके लिए इतना ही। थैंक यू।